अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, चितर रहें, खुशबाश रहें। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ जन्नत के किस्से कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो लिसनर्स, आज की पहली स्टोरी मेरे साथ शेयर की है वकार ने, जो कि पिंडी भटिया में रहते हैं। वकार कहते हैं कि पिंडी भटिया एक कदीम शहर है। उधर बहुत ज़्यादा पुराने तर्ज के आज भी घर बने हुए हैं। कुछ लोगों ने अपने घर नए तरीके से बना लिए हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो घर हैं उधर वो अभी भी पुराने तर्ज तरीके से ही बने हुए हैं। गलियाँ चूँकि बहुत ज़्यादा तंग हैं पिंडी भटिया में, तो इसलिए वहाँ पे अभी भी यूँ ही लगता है कि जैसे हम किसी गांव में रह रहे हैं। गो के वो कदीम शहर कस्बा है, लेकिन वो किसी गांव से कम नहीं लगता। आज मैं आपके साथ वकार कहते हैं कि एक ऐसी कहानी शेयर करने लगा हूँ जो कि हमारे मोहल्ले की है। हमारी एक उधर हम लोगों का एक घर है जिस गली की वो स्टोरी है। वहाँ पे गलियाँ इतनी तंग हैं कि दो इंसान इकट्ठे बहुत मुश्किल से चल सकते हैं। गलियाँ काफ़ी कदीम हैं, शहर को बनवाया नहीं गया। शहर ज़्यादातर कदीम ही है, जिसकी वजह से वहाँ पे शाम होते ही, अंधेरा होते ही काफ़ी डर लगता है अक्सर लोगों को, क्योंकि वो शहर है ही इतना अजीब पुराना किस्म का। तो एक दफ़ा इस तरह हुआ, हम लोगों के उधर एक गली है घर के काफ़ी दूर करके हम लोगों के, मतलब मुख्तलिफ़ गलियाँ हैं। बंदा अगर उन स्ट्रीट्स के अंदर चला जाए तो जो नया शख्स है वो बिल्कुल भूल जाएगा कि उसने किधर जाना है और किधर नहीं जाना। तो इसी तरह वकार कहते हैं कि मेरा एक फ्रेंड था, वो मुझे मिलने के लिए आउट ऑफ सिटी से वो आया था और वो मुझे मिलने के लिए इधर रुक गया। तो वो बिल्कुल अभी शहर के पास ही था, पिंडी भटिया के। उसकी मुझे कॉल आई कि मैं बिल्कुल तुम्हारे जो रोड है, मेन रोड जहाँ से अंदर वो स्ट्रीट्स शुरू हो जाती हैं, वहाँ पर हूँ, मुझे तुम्हारा घर याद है। सर्दियों का मौसम था, पिछले साल की ये बात है, वकार कहते हैं। तो मैं आ रहा हूँ, तुम अपने घर ही रहना, सर्दी बहुत ज़्यादा है, तुम्हें ठंड ना लग जाए तो मैं खुद ही आ जाऊँगा गाड़ी को उधर खड़ा करके। वकार कहते हैं कि जब वो स्ट्रीट्स शुरू होती हैं, यानी कि जिधर हम लोगों के घर हैं, उधर एक बहुत बड़ा अहाता सहन टाइप बना हुआ है। किसी ज़िम्मेदार ने वो बनाया है कि जो भी लोग शहर से बाहर से आते हैं अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए, तो उस अहाते में अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर सकें। तो उसने उसी अहाते में अपनी गाड़ी खड़ी की और वो कहते हैं कि शाम के 8-9 बजे का टाइम होगा, रात के 8-9 बजे का टाइम होगा। और वो मेरा दोस्त, उसने मुझे कॉल की और वो आ रहा था। मैंने कहा ठीक है तुम आ जाओ। उसको अंधेरा होने की वजह से, धुंध की वजह से, कुछ स्ट्रीट्स में लाइट जल रही थी और कुछ स्ट्रीट्स में लाइट नहीं जल रही थी। अंधेरे की वजह से उसको पता नहीं लगा, वो उसी सुनसान स्ट्रीट के अंदर चला गया, जो कि काफ़ी मशहूर है कि वो हॉरर है। उधर बहुत खौफनाक वाक़यात लोगों के साथ, अक्सर लोगों के साथ पेश आ चुके हैं। इसलिए जो कि वहाँ के मकामी लोग हैं वो ये चीज़ जानते हैं कि वो गली बहुत हॉन्टेड है। वो कहते हैं कि वो गली बहुत ज़्यादा पुरानी है, उसमें जो घर हैं वो सारे गिरे हुए हैं। इक्का दुक्का कोई घर होगा जो कि शुरू के जो कि गली के बिल्कुल शुरू में होंगे, वो ठीक होंगे। गली का जो आगे वाला रास्ता है वो पिंडी भटिया की उस साइड पे खुलता है, जहाँ पे आगे से रोड्स शुरू हो जाते हैं और एक बहुत बड़ा दरबार आ जाता है। हम लोगों का वो जो दोस्त था, वो उसको कहीं अंधेरे में पता नहीं लगा, शायद वो मोबाइल यूज़ कर रहा था, जो भी उसके साथ हुआ है, वो उसी स्ट्रीट की तरफ चला गया। अभी वो स्ट्रीट की तरफ गई है तो किसी ने बहुत ज़ोर से उसको पत्थर मारा। वो पत्थर उसकी कमर में लगा, इतनी ज़ोर से लगा कि उसको बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो गई। उसने पीछे से पलट के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। उसको अब कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो आगे वाली रोड पे जाए या पीछे बैक हो जाए। उससे गलती ये हुई कि उसको वापस पलट जाना चाहिए था, लेकिन वो पीछे नहीं पलटा, वो आगे की तरफ चला गया। जब वो आगे की तरफ गया तो आगे की तरफ वहाँ पे एक खुली सी गली है, जिसके आगे फिर ये तंग गलियाँ शुरू हो जाती हैं और वो गलियाँ दरबार के रास्ते पे जाती हैं। वो पिंडी भटिया में वो जो दरबार है, वहाँ पे मशहूर है कि वहाँ पे जन्नत का बसेरा है। उस दरबार से पहले बहुत बड़े बड़े वहाँ पे कमरे पुराने दौर के बने हैं, जिन कमरों के अंदर बहुत कदीम कब्रें हैं। इतनी कदीम कब्रें हैं जो कि
आप ये समझ लें कि अंग्रेज़ों के दौर से वो कब्रें उधर बनी हुई हैं और आज तक वो एक मकबरे की सूरत इख्तियार कर चुकी हैं और वो उधर ही हैं, उनको कभी किसी ने नहीं तोड़ा। वो इतनी मजबूती से बनी हैं, आज तक वो ख़राब नहीं हुई। उस बेचारे को जब पता नहीं चला, उसने समझा कि शायद आगे की तरफ जाना होगा, तो वो जब आगे की तरफ उस साइड पे निकल गया तो क्या देखता है कि गली के सामने एक बकरी खड़ी हुई है और वो बकरी ऐसे अजीबोगरीब आवाज़ में बोल रही है। उस बकरी को देखकर मेरे दोस्त ने कहा कि मैं थोड़ा सा डर गया कि इतनी रात के टाइम बकरी इस तरह बोल रही है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि मैंने फ़ौरन उन्होंने वकार भाई को यानी कि इनको कॉल की और कॉल करने के बाद इनको कहा कि यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं इस तरह इसी रास्ते की तरफ आ गया हूँ और मुझे किसी ने बहुत ज़ोर से पत्थर भी मारा है। वकार कहते हैं कि मैं ये समझ चुका था कि ये उसी सुनसान बियाबान गली की तरफ जा चुका है जहाँ पे जन्नत का बसेरा है। तो मैंने अपने दोस्त को सिर्फ इतना कहा कि जिधर तुम खड़े हो इधर ही खड़े रहो और आयतुल कुर्सी पढ़ते रहना। इससे ज़्यादा मैंने मज़ीद उसको कुछ नहीं कहा, क्योंकि वहाँ पे आने तक मुझे 10 मिनट लग जाने थे। मैं अपने घर से जैसे ही निकला तो मेरे दोस्त की उसके बाद मुझे बार बार कॉल्स आ रही थी। मैं उसकी कॉल अटेंड करता था लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी, आगे से वो बोल नहीं रहा था। तो मेरे दोस्त के साथ बहुत अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। वो जो बकरी थी वो चलती चलती बिल्कुल इसके पास आ गई और इसके पास आकर एक काली औरत की शक्ल में बदल गई और वो बकरी सारी काले रंग की थी। वो जो काली शक्ल में जब वो औरत के रूप में वो आई वो बकरी, तो मेरा दोस्त इतना खौफज़दा हुआ और उसको कुछ होश नहीं थी, वो आगे की तरफ भागने लग गया। भागते भागते वो उस दरबार के अंदर जो वो बहुत बड़ा सा वो सहन शुरू हो जाता है यहाँ पे, जहाँ पे कब्रिस्तान है, वहाँ पे वो चला गया और उसने देखा कि वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे, यानी कि उधर जो कब्रिस्तान में लोग रहते हैं। मेन इंट्रेंस से ही कब्रिस्तान के अंदर वो जिनकी जो लोग कब्रिस्तान की हिफाजत करते हैं उनके छोटा सा उन्होंने एक घर सा बनाया हुआ है। वो उनके पास गया और उधर ही बेहोश हो गया। मुझे मैं जब उस जगह पे पहुंच गया जिस जगह पर उसने मुझे बताया था, तो मैंने अपने फ्रेंड को कॉल की, लेकिन मेरे फ्रेंड का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। मैं इतना डर गया, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं आधी रात को क्या करूं। मैं चलता हुआ मुझे ऐसे किसी चीज़ ने कहा कि तुम बिल्कुल सीधे की तरफ जाओ। अल्लाह की तरफ से मुझे ये गाइडेंस आई कि मैं बिल्कुल सीधे की तरफ जाऊँ। मैं बिल्कुल सीधा गया तो मैं अपने फ्रेंड को साथ साथ कॉल कर रहा था कि अगर मोबाइल की बेल होगी तो मुझे आवाज़ आ जाएगी। जब मैं कब्रिस्तान वाली साइड पर आगे उन घरों के पास पहुंचा तो मुझे वहाँ पर उसके मोबाइल की बेल आने लग गई। मैं जैसे ही अंदर गया तो मेरा दोस्त अंदर था और उसके मोबाइल पे बार बार मेरी कॉल आ रही थी, लेकिन वो अटेंड नहीं कर रहा था क्योंकि वो बेहोश पड़ा हुआ था, उसको कुछ होश नहीं थी। उसके बाद मैंने उन सारों से पूछा, उन्होंने कहा हमें नहीं पता, ये लड़का इधर आया और ये बेहोश हो गया। खैर उसके मुंह पे पानी के छींटे मारे, उसको कुछ होश आई, तो होश आने के बाद उसने मुझे अपना ये सारा वाक़या बताया कि यार मेरे साथ इस तरह का ये वाक़या पेश आया, ये क्या चीज़ थी जिसने मेरे साथ ऐसे किया। एक काली बकरी थी जो बिल्कुल मेरे करीब चल कर आई और एक बदसूरत काली औरत की शक्ल में वो बदल गई। उसको देखकर फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा और मैंने वहाँ से भागने की। फिर मैं अपने दोस्त को बाहिफाजत, हमारे साथ दो लोग गए जो उधर कब्रिस्तान में थे, उन्होंने हमें फिर बताया कि आप लोग जानते हैं कि ये जगह बहुत हॉन्टेड है, ये गली बहुत पुरानी और कदीम है, इधर ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं, तो आप लोग बिल्कुल रात के टाइम इधर आने से गुरेज करें। मेरा दोस्त तो ये चीज़ नहीं जानता था, इसलिए उसके साथ ये वाक़या पेश आया, लेकिन पिंडी भट्टियाँ के जितने भी मकामी लोग हैं वो इस चीज़ के बारे में जानते हैं कि वो गली बहुत हॉन्टेड है। रात को तो रात ही, लेकिन दिन के टाइम भी लोग वहाँ से गुज़रने से गुरेज करते हैं, क्योंकि वो गली असेब ज़दा है। एक से दो बच्चों पे उस गली से गुज़रने की वजह से कुछ असरात भी हो गए थे। वकार की ये स्टोरी थी जो उन्होंने पिंडी भटिया से मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया वकार अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो लिसनर, ये कहानी थी वकार की। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे साथ शेयर की है सेंट्रीला ने। सेंट्रीला कहती हैं कि ये जो स्टोरी है ये मेरी एक फ्रेंड ने मेरे साथ शेयर की है। मेरी फ्रेंड जो कि बिल्कुल हम लोगों के घर के पास ही रहती है, उनका जो गांव है, हम लोगों का गांव बलूचिस्तान है और उनका गांव हम लोगों से डिफरेंट है। वो कहती हैं कि हम लोगों के गांव में जो घर बने हुए हैं उन घरों से आगे एक बहुत बड़ा बाग है जहाँ पे ढेर सारे आम के दरख्त लगे हुए हैं। बाकी उन्होंने उस जगह पे गुलाब के और चमेली के जो कि होते हैं पौधे वो लगाए हुए हैं। वो बहुत बड़ा एक बाग है और उस बाग के सेंटर में से ही एक नहर छोटी सी जा रही है, एक नदी जा रही है जो कि बहुत ज़्यादा असेब ज़दा है। सब जानते हैं कि वो जगह बहुत असेब ज़दा है
और लोग उधर से जाना बिल्कुल, उधर लोग जाते ही नहीं हैं। जो उधर के मालिक हैं वही बस वो जो आम के पौधे लगे हुए हैं उस जगह पे वो लोग जाते हैं और आम वगैरह तोड़कर जो भी उन्होंने सीज़नली काम करना होता है वो करते हैं। लेकिन बाग के आगे कोई मतलब कि कोई अहाता नहीं उन्होंने बनाया हुआ, चार दीवारी नहीं की हुई, जिसकी वजह से अक्सर औक़ात बच्चे जाते हैं तो उनके वालिदैन उनको उधर से जाने से रोक देते हैं। इसी तरह मेरी फ्रेंड बताती हैं कि उधर 3 बच्चे थे मोहल्ले के, इकट्ठे होकर वो खेला करते थे। 3 से 4 दफ़ा वो बच्चे उस नदी की तरफ गए तो उनके घर वालों ने उनको देख लिया और उनको काफ़ी डांटा और कहा कि दोबारा तुम लोगों ने इस तरफ नहीं जाना। वो जो बच्चे थे, एक दफ़ा उन तीनों ने दोपहर के टाइम वो कहीं उधर चले गए और उस नदी में जाकर उन्होंने नहाना शुरू कर दिया। उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनमें से एक बच्चे के जो वाले साहब थे उन्होंने उनको देख लिया और उन्होंने उनको बहुत डांटा और डांट कर उनको बाहर ले आए, क्योंकि उधर भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जन्नात हैं और जन्नात का सख्त जन्नात का बसेरा है, जो कि किसी की उधर आना पसंद ही नहीं करते। वो उनको अच्छा ही नहीं लगता कि कोई उनकी जगह पर आए। बच्चों की वजह से वो प्रॉब्लम बनती थी, क्योंकि बच्चे अक्सर चले जाते थे। कुछ बच्चे जो थे वो जैसे कि बात नहीं मानते बड़ों की, अपनी ज़िद पे रहते हैं, वो लोग चले जाते हैं दोबारा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बात मान भी लेते हैं। लेकिन ये जो 3 बच्चे थे उधर, ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थे और ये वहाँ पे जाना छोड़ नहीं रहे थे। एक दिन इन बच्चों ने फिर कुछ अरसे के बाद, ये लोग दोपहर के टाइम उधर चले गए, तो एक मोहल्ले वाला शख्स इनका पीछा करते करते इनके पीछे गया। तो उन्होंने कहा कि मैं ज़रा देखता हूँ कि ये लोग बार बार उधर क्यों जाते हैं, जबकि सब जानते हैं कि इस जगह पे बहुत असेब है। जैसे ही वो उधर गया तो वो क्या देखता है कि वो जो 3 बच्चों के पीछे वो गया था, वो 3 बच्चे उधर नहीं हैं। वो हैरान हो गया कि मेरे आंखों के सामने वो तीनों बच्चे इधर गए हैं, लेकिन अब मैं जब अंदर आया हूँ तो कोई बच्चा भी अंदर नहीं है। वो बहुत ज़्यादा डर गया और वहाँ उस बाग से बाहर निकल आया। संडीला कहती हैं कि उसके बाद उसने मोहल्ले वालों को ये सारी बात बताई कि मैं इस तरह उन्हीं 3 बच्चों का पीछा करते करते उधर गया हूँ, जबकि वो बच्चे उधर जाकर बिल्कुल गायब हो गए। वो मुझे नज़र ही नहीं आए कि वो किधर गए हैं। उन्होंने फिर वो ये चीज़ समझ गए कि दोपहर का टाइम है तो शायद वो जन्नात जिस तरह तंग करते हैं, उस जगह पे जन्नात का बसेरा भी बहुत ज़्यादा है, शायद वही चीज़ थी जो तंग कर रही थी। एक दिन हकीकत में इस तरह हुआ, क्योंकि वो ये समझते थे कि जो भी उधर चीज़ नज़र आ रही है वो जन्नात हैं सारे। एक दिन उन्होंने फिर देखा, उसी शख्स ने फिर देखा कि वही 3 बच्चे दोबारा उसी नदी वाली साइड पे, उसी बाग वाली साइड पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज मैं देखता हूँ कि ये क्या करते हैं। वो छुपकर एक दरख्त के पीछे खड़े हो गए और वो देख रहे हैं अपनी आंखों से कि वो जो नदी जा रही है, उस नदी के अंदर उनमें से 2 बच्चों ने छलांग लगा दी और वो बच्चे नहाने लग गए। अचानक से उन बच्चों ने शोर मचा दिया। अब ये जो शख्स पीछे खड़ा हुआ देख रहा था, इसने यही समझा कि शायद अब भी ये जन्नात की हरकत है, ये वो बच्चे नहीं हैं। तो उस शख्स के देखते देखते वो जो तीसरा बच्चा था उसकी भी उन्होंने टांग खींची और वो भी बच्चा बीच में गिर गया और शोर मच गया। इतनी हलचल, शोर मच गया, उन बच्चों ने चीखें मारनी शुरू कर दी और ऊंचा ऊंचा ये कह रहे थे कि कोई हमारी टांगों को खींच रहा है, हमें बचा लो। इतने में वो शख्स उसने सब मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया और इकट्ठा कर कर उस जगह पर ले आया। अब सब ने अपनी आंखों से देखा, वो बच्चे इस तरह थे कि जैसे उनको खींच रहे हैं। लोगों ने कोशिश की कि बीच में छलांग लगाएं, लेकिन उधर एक बुज़ुर्ग थे जिन्होंने कहा कि गलती से भी इसके अंदर छलांग ना लगाना, क्योंकि ये जगह असेब ज़दा है। अब उन्होंने इन बच्चों को नहीं छोड़ना। हमारे देखते देखते ही आंखों के सामने वो बच्चे उस नदी के अंदर गायब हो गए और दोबारा वो वहाँ से नहीं मिले। जिनके वो बच्चे थे, उन वालिदैन ने वो बहुत रोए, इतना रोए। उन्होंने फिर वो जो कि इधर वो रहते थे, जिनका वो बाग था, जिन्होंने वो पौधे वगैरह लगाए थे, वो जगह बनाई हुई थी इतनी खूबसूरत शानदार, उस जगह को उन्होंने कहा कि आप इस जगह को खुदारा या बंद कर दें या इसके चारों तरफ दीवार खड़ी कर दें और इसके आगे एक गेट लगा दें। आज हम लोगों के बच्चों का नुकसान हुआ है, कल को किसी और के भी बच्चे का नुकसान हो सकता है। फिर बड़ी मुश्किल से उन लोगों को मनाया गया। उस जगह के चारों तरफ दीवारें चुनवा दी गई और एक दरवाज़ा लगवा दिया गया। आज भी संडीला कहती हैं कि उनकी फ्रेंड ने बताया कि वो जगह आज भी बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। वहाँ पे रात के टाइम बहुत अजीब सी आवाज़ें भी आती हैं। अब जब से 4 दीवारी कर दी गई है तो यूँ महसूस होता है अंदर बच्चे भी खेल रहे हैं, कुछ औरतें भी बोल रही हैं, मर्द हजरात की भी आवाज़ें आती हैं। लेकिन जिस तरह लोग मानते नहीं हैं, कुछ लोग अभी भी इतने ज़िद्दी हैं, वो इस चीज़ को मानते नहीं और वो यही कहते हैं कि ये हम लोगों का वहम है। तो संडीला की ये स्टोरी थी जो उन्होंने सिंध से मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया संडीला अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए।
बढ़ते हैं आज की तीसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी शेयर की है मेरे रेगुलर स्टोरी लिसनर और सेंडर मोहम्मद आसिफ ने। मोहम्मद आसिफ कहते हैं, आज मैं आपके साथ अपने एक कज़न का वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। मेरे कज़न के जो फ्रेंड हैं और वो लोग इकट्ठे होकर ईद के दिन थे, तो वो सब लोग शॉपिंग करने के लिए शहर गए हुए थे। हम लोग गांव में रहते हैं और मेरे कज़न लोग भी, हम सब लोग इकट्ठे गांव में रहते हैं। कराची से आगे कुछ जगह बनी हुई है जिधर हम लोग रहते हैं। तो मेरे वो जो कज़न थे वो शॉपिंग करने के लिए चले गए अपने फ्रेंड्स के साथ मोटरसाइकिल पर। जैसे ही वो शहर में पहुँचे हैं, उन्होंने सारी शॉपिंग कर ली, तो उनको काफ़ी वो लेट हो गए थे, रात के 8 बज गए थे उनको। तो जो मेरा कज़न था उसने कहा कि हम लोगों ने अपनी शॉपिंग कर ली है, तो अब तुम लोग अपनी सारी चीज़ें मोटरसाइकिल पर रखो तुम सब लोग, और मैं अपने घर वालों के लिए कोई चीज़ लेकर आया, क्योंकि उन्हें मेरी वालदा ने मुझे कुछ चीज़ों का कहा हुआ था। तो मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। मेरा वो कज़न कहता है कि वो शहर में जब वो जो जगह है जहाँ से वो शॉपिंग कर रहे थे, उस गली का नाम था रेशम गली। तो जैसे ही उस रेशम गली के अंदर इंटर हुए तो अचानक से उनका आमना सामना एक लड़की से हुआ, और वो लड़की उनको मुसलसल देख रही थी। जैसे उनका वो जैसे चीज़ें ख़रीद रहे थे, वो लड़की मुसलसल उनको जैसे देख रही थी, वो बड़े हैरान हो रहे थे। इतने में उन्होंने उस लड़की को इग्नोर किया कि मैं इसको जानता भी नहीं हूँ, ये फिर भी मुझे ऐसे देख रही है, पता नहीं ये कौन है। तो वो जो लड़की है वो खुद ही चलती चलती इनके पास आई और इनको कहती है कि मेरे पीछे चलो। वो कहते हैं कि मेरे कज़न को बिल्कुल भी समझ नहीं आई। जब वो उनके पीछे चलने लगे तो वो चलते ही गए। वो रेशम गली से निकलते हुए सीधा आगे की तरफ चली गई, और आगे की तरफ एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान मशहूर है उस रेशम गली के कॉर्नर पे। वो मुझे अब अपने पीछे चलाती जा रही थी, और मुझे नहीं पता उसमें क्या ऐसी कशिश थी, मैं उसके पीछे चलता जा रहा था। वो बिल्कुल एक काले बुरखे में लिपटी हुई थी, और मैं जब उसके पीछे बिल्कुल कब्रिस्तान के पास पहुंच गया तो उस लड़की ने मैंने उससे कहा कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो, तुम कौन हो, मुझे बताओ तो सही। लेकिन वो लड़की बिल्कुल खामोश थी और इशारे से मुझे सिर्फ इतना ही कह रही थी कि चलते आओ, और मैं उसके इशारे के पीछे चलता जा रहा था। जैसे ही वो कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंची तो उस लड़की ने मेरी तरफ पलट के देखा, और जब पलट के देखा और मेरी तरफ उसने आंखें की तो उसकी आंखों से आग के शोले निकल रहे थे। और ये देखते देखते ही उस लड़की ने अपना निकाब उतार दिया, और निकाब उतार कर ऊंची ऊंची चीखें मारने लग गई। वो जगह बहुत सुनसान बियाबान थी। उस लड़की को देखकर मैं भी चीखने लगा, और चीखता हुआ रेशम गली वाली साइड पर अंदर की तरफ भागने लगा। जैसे मैं अंदर की तरफ भागा, मुझे यूँ महसूस हो रहा था पीछे से कि वो लड़की चीखें मारती हुई मेरे पीछे भाग रही है। मैं बहुत तेज़ी से भागा और मैंने ऊंचे ऊंचे आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। जब मैं अपने दोस्तों के पास आया तो मैंने सांस निकाला। मेरे दोस्त मेरी हालत देखकर डर चुके थे। जैसे ही मैंने वो कब्रिस्तान वाली गली को क्रॉस कर दिया तो वो लड़की पीछे ही रह गई, और वो दोबारा मेरी तरफ नहीं आई। तो जो बाकी शॉप्स वाले लोग थे वो भी मुझे देख रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें क्या हुआ है। मैंने उनको ये सारी बात बताई और कहा कि ऐसे ऐसे एक लड़की तुम लोगों के सामने मेरे पास आई और वो मुझे ले गई है। जिस पर उन्होंने कहा कि इधर सब लोग जानते हैं, जितने भी शॉप्सकीपर हैं वो जानते हैं कि एक बुर्का पोश औरत आती है जो कि अक्सर मर्दों को अपने साथ ले जाती है कब्रिस्तान वाली साइड पे। जैसे ही वो कब्रिस्तान वाली साइड पे जाते हैं तो वो अपना बुर्का निकाब उतारती है, तो उसका चेहरा इतना जला हुआ खौफनाक है जिसको देखकर लोग या तो बेहोश हो जाते हैं या उधर से भाग जाते हैं। तो अक्सर लोग इस हादसे का शिकार हो चुके हैं। ये रेशम गली इस वजह से आगे से मशहूर है सुनसान कि वहाँ पे वो चीज़, वो चुड़ैल आती है और लोगों को बाकायदा वो कहते हैं ना कि जैसे किसी जगह पे चुड़ैल पड़ती है तो वो चुड़ैल इधर आती है। तो जो भी इधर आपको कोई भी औरत, अजनबी औरत ऐसे बुलाए तो उसकी बात मत सुने। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए हो, नहीं तो अक्सर लोग इस हादसे का शिकार हो चुके हैं। कुछ लोग कब्रिस्तान में जो पीछे जाते हैं उनके ऊपर दौरों की कैफियत पड़ जाती है और वो कब्रिस्तान से उठते ही नहीं हैं, पागल और दीवाने हो चुके हैं। और कपड़े उनके फटे हुए कपड़े होते हैं और अक्सर उनको कब्रिस्तान में देखा जाता है, क्योंकि इस जगह पे बहुत ऐसे अजीबो गरीब किस्म की मखलूक़ात हैं और वो जो चुड़ैल है वो इधर रहती है। फिर उसके बाद उन्होंने आसिफ कहते हैं कि वो जो रेशम गली थी बाकायदा उन्होंने फिर उधर के मकामी लोगों से बात की। बात करने के बाद उन्होंने वो जो आगे से कब्रिस्तान वाला रास्ता था उसको मुकम्मल तौर पे बंद करवा दिया। उधर उन्होंने वो ऐसी कर दिया कुछ कि वो जगह पे इंसान, मतलब लोग जा ना सकें, क्योंकि वो कब्रिस्तान की बैक साइड थी। वहाँ पे कब्रिस्तान का बैक साइड का गेट था, तो अक्सर वहाँ पे वो मखलूक़ात नज़र आती थी जिसकी वजह से लोगों के साथ मुख्तलिफ़ हादसात बहुत ज़्यादा पेश आने लग गए थे।
और फिर जब आसिफ़ कहते हैं कि मेरे कज़न घर गए तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी, उन्होंने अपने घर वालों को भी ये बात बताई। तो उनकी वालदा ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए मुसलसल दुआएं कर रही थी, मेरा दिल बहुत परेशान था, मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे तुम्हें कोई तकलीफ़ आ रही है, तुम्हारे साथ कोई मसला बन रहा है। तो वालदैन की दुआओं ने उनको बचा लिया और वो खैर खैरियत से घर चले गए। उसके बाद वो कभी भी रात के टाइम उस रेशम गली से शॉपिंग करने के लिए नहीं आए, वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अभी भी ये बात करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो बहुत उनकी शक्ल से खौफ नज़र आता है। तो लिसनर्स, ये कहानी थी आसिफ़ की जो उन्होंने कराची सिंध से मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आसिफ़, मोहम्मद आसिफ़, अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। लिसनर्स, ऐसे वाक़यात होते हैं जहाँ पे कब्रिस्तान हो वहाँ पे बहुत से वाक़यात होते हैं। ऐसी गलियाँ हॉन्टेड हो जाती हैं, ऐसी जगह हॉन्टेड हो जाती हैं जिसकी वजह से लोगों के साथ ऐसे हादसात पेश आते हैं। आज की स्टोरीज़ आपको कैसी लगी? आई होप आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होंगी, और जिनको चैनल की स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं और अभी तक मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जब आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जिन्होंने अभी तक अपनी स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर नहीं की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी और फेसबुक आईडी पर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं। और जो लोग ईमेल पर और फेसबुक पर स्टोरीज़ नहीं शेयर करना चाहते वो कमेंट बॉक्स में भी अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं। तो लिसनर्स, आज का अच्छा मैसेज ये देना चाहूँगी, जैसे कि आज 10 तारीख़ है और 10 तारीख़ से लेकर 20 तारीख़ तक ऐसे बड़े दिन हैं जिनमें जो भी हम अमल करेंगे उसका हमें दुगना सवाब मिलेगा। जितना हो सकता है अपनों की मदद करें, गरीबों की मदद करें और अल्लाह पाक से दुआ मांगें अपनी किस्मत की, अच्छी किस्मत की हम सब लोग, और अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम और करम करें, आमीन। और अपने वालिदैन के लिए भी दुआ मांगें, उनकी खिदमत करें और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करें। ये मैसेज मैं एंड में आपको ज़रूर देती हूँ और मुझे ये उम्मीद है कि मेरे सब लिसनर्स इस मैसेज पे ज़रूर अमल करते होंगे। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम वेर को इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आप भी अपने और अपने वालिदैन का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।